सलाम अलैकुम। अच्छा जी बच्चों, आज हमने क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले बच्चों, आप सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्यों में कितने चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 15 चैप्टर हैं। तो 15 में से याद रखिए कि बच्चों, ये जो 6 चैप्टर है ना, ये 6 चैप्टर मैथ के हैं। किसके हैं? और ये कितने चैप्टर हैं? कितने चैप्टर हैं जी? 9 चैप्टर। और ये स्टैट के चैप्टर हैं। ठीक हो गया जी? तो आपका पोर्शन जो है वो आपके सामने है कि 6 चैप्टर हैं जी आपके मैथ के, और 9 चैप्टर हैं आपके। तो ज्यादा पोर्शन किस चीज का है? इसका मतलब ज्यादा पेपर कहाँ से आएगा? स्टैट में से। तो 50-50 नहीं है, पोर्शन थोड़ा सा स्टैट का ज्यादा है और मैथ का थोड़ा सा कम है। तो बच्चों, अब इसमें बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जो आपने मैट्रिक में 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आप प्री मेडिकल से अगर आए हैं तो आपको पता ही नहीं है कि मैथ क्या होता है, या आपको पता नहीं है कि स्टैट क्या होती है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो मैट्रिक में आपने पढ़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन आपने छठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ी हुई है। अगर आपने एफएससी के 2 सालों में नहीं भी पढ़ी तो आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए समझने के लिए कि इक्वेशन क्या होती है। समझ आ गई? क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये भी छठी 7वीं में पढ़ी हुई है। ठीक हो गया? तो पहले 2 चैप्टर तो आपने मैट्रिक से पहले पहले पढ़े हुए हैं। इसमें भी बच्चों ग्राफ है। ग्राफ भी आपने मैट्रिक से पहले पहले पढ़ा हुआ है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पता ना आपको? ठीक है जी? ये 5वां और 6वां चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसी ने भी नहीं पढ़ा। अगर मेडिकल वालों ने नहीं पढ़ा तो इंजीनियरिंग वालों ने भी नहीं पढ़ा हुआ। तो ये सबके लिए नया है। बात से लगी है? तो इसमें सारे बराबर हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, लेकिन एफएससी प्री मेडिकल वाले और इंजीनियरिंग वाले दोनों बराबर हैं इसमें। मुझे बता दो मेडिकल वाले कितने हैं और इंजीनियरिंग वाले? ठीक है जी? तो आप सबके लिए क्या है, ये दोनों चैप्टर क्या है, बराबर हैं। कोई भी आप में से सीनियर कोई भी जूनियर नहीं है। समझ आ गई बात? अच्छा जी। अब ये बच्चों डाटा क्या होता है, ये बातें भी आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है। ठीक है? डाटा की डेफिनेशन क्या होती है, डाटा की टाइप्स क्या होती हैं, अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा वगैरह, ये सारी आपने बातें मैट्रिक के मैथमेटिक्स की बुक में ये पढ़ी हुई। ठीक हो गया जी? अच्छा जी। मीन मीडियन मोड ये भी आपने पढ़ा हुआ मैट्रिक में। तो ये 2 चैप्टर और ऊपर वाले 3 चैप्टर ये सारे आप मैट्रिक से पहले पढ़ चुके हैं। ये बात समझ आ रही है? इंडेक्स नंबर अगर मेडिकल वालों के लिए नई चीज है तो इंजीनियरिंग वालों के लिए भी नई चीज है। कोरिलेशन, प्रोबेबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन, सैंपलिंग, हाइपोथेसिस का इसके ये आपके लिए सारे नए चैप्टर, मेडिकल वालों के लिए भी और इंजीनियरिंग वालों के लिए। ठीक है जी? तो यहाँ पे इस वक्त मेडिकल वालों को इंजीनियरिंग पे और इंजीनियरिंग वालों को मेडिकल पे कोई एडवांटेज हासिल नहीं है। बात लगी? अगर डेरिवेटिव होता, पुराने जमाने में डेरिवेटिव होता था क्यूएम के सिलेबस में, तो उस वक्त इंजीनियर बहुत उछल उछल के सवाल सॉल्व किया करते थे। कह रहा था सामान तो मसला ही कोई नहीं। और जो मेडिकल वाले थे मुंह देखा करते थे क्या कि कर रहे थे, सड़कों क्यों नहीं हो रहे। तो वो डेरिवेटिव उड़ा दिया है क्या? मैट्रिक्स का चैप्टर होता था लेकिन वो भी खैर आसान ही होता था, वो भी आई कैप ने उड़ा दिया। तो बहरहाल अब यहाँ पे किसी को किसी दूसरे पे कोई एडवांटेज हासिल, जो चीजें पढ़ी हुई हैं वो सबने पढ़ी हुई हैं, और जो नहीं पढ़ी हुई किसी ने भी नहीं पढ़ी हुई। समझ आएगी बात? तो हम जरा उन चीजों से स्टार्ट लेते हैं जो आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं, ताकि आपको थोड़ा सा फेमिलियरिटी थोड़ी सी आपकी डेवलप हो कि हाँ यार ये चीजें हमें आती हैं। फिर उसके बाद हम उन चैप्टर्स की तरफ जाएंगे जो थोड़े से मुश्किल हैं। तो मुश्किल 3 चैप्टर बच्चों ये हैं, 5वां और 6वां, और उसके बाद ये वाले चैप्टर हैं 11 से लेकर 15 तक। ये मुश्किल 3 चैप्टर हैं इस पूरी बुक में। बाकी पहला दूसरा तीसरा चौथा 7वां 8वां 9वां 10वां ये आसान चैप्टर है। ये बात सबको समझ आ गई? और सबको बात आ रही है? अच्छा जी। अब उसके बाद बच्चों आपको पता होना चाहिए कि पेपर पैटर्न क्या है। 2 घंटे का आपको पेपर आएगा।
टाइम उसका कितना होगा? 50 एमसीक्यूज होंगे और हर एमसीक्यू 2 नंबर का होगा, तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 100 मार्क्स के पेपर में 2 घंटों में करना। बात में आइए, इन 50 में से हो सकता है कि 30 एमसीक्यू स्टैट में से हो और 20 एमसीक्यूज हो सकता है मैथ में से हो। ये बात लगी? तो एक और चीज भी आपने याद रखनी है कि 30 ये सवाल मैथ के और 30 क्वेश्चन आएंगे स्टैट में से और 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ में से। अच्छा, फिर इन 50 को दोबारा कैटेगराइज करते हैं बच्चों। इन 50 में से 30 जो है वो हो सकता है थ्योरी बेस हो। क्या हो? मतलब उसमें कोई कैलकुलेशन इन्वॉल्व ना हो। देखो, अगर तो 50 के 50 क्वेश्चन में कैलकुलेशन इन्वॉल्व हुई ना, तो 2 घंटों में कभी पेपर नहीं हो सकता। ये बात आपने याद रखनी। मतलब हर एक सवाल में कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा, वर्किंग करनी पड़ेगी आपको, वर्किंग में टाइम लगेगा, चीजें लिखनी पड़ेंगी, फार्मूले लिखने पड़ेंगे और उसमें सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, उस पर टाइम लगेगा। तो आपका टाइम तो 2 घंटों में, तो 2 घंटों में कितने मिनट होते हैं? 120। अब 120 मिनट है और 50 सवाल हैं, तो एक सवाल में कितने मिनट चाहिए? 5। शाबाश शाबाश, पहले दिन ही मैथ बढ़कर करता। एक सवाल के लिए कितने मिनट अवेलेबल है? ठीक है जी, 2.1 मिनट्स अवेलेबल है आपके पास। इसका मतलब 2 मिनट के अंदर अंदर सवाल होना चाहिए। तो अगर तो कैलकुलेशन वाले सवाल हैं तो 2 मिनट से ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। तो इसलिए सारे सवाल आई कैप कैलकुलेशन वाले नहीं देगा। कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी और वो सवाल ज्यादा होंगे जिसमें कोई कैलकुलेशन। तो जिसको कंसेप्ट आते होंगे, जिसने आई कैप की बुक को अच्छी तरह से रीड किया होगा, जिसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी, जिसने लेक्चर मिस नहीं किए होंगे, वो ये वाले सवाल बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेगा, क्योंकि अगर उसके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, उसको पता है कि यार इस चैप्टर में ये चीजें ऐसे ऐसे लिखी हुई थी। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? और 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे बच्चों जिसमें कैलकुलेशन इन्वॉल्व होंगी। क्या ये 20 सवाल जो हैं ये मैथ के हैं? आवाज नहीं आई? और 30 सवाल स्टैट के हैं? नहीं होते हो। वो 30 और 20 की कैलकुलेशन मैंने अलहदा किया और ये 30 और 20 मैंने अलहदा लिखे, इसीलिए तो लिखे कि ये 30 से मुराद स्टैट वाले सवाल नहीं है। बात लगी है? अगर ये मैंने लिखना होता तो मैं उसके साथ ही लिखता, स्टैट के अंदर ही लिखता था। वो 30 और 20 मैंने क्लासिफिकेशन, ये किस बेस पे कि स्टैट में कितने और ये 30 और 20 अलहदा है। इन 30 में भी थ्योरी हो सकती है और इन 20 में भी थ्योरी हो सकती है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? और इन 30 में भी कैलकुलेशन हो सकती है और इन 20 में भी कैलकुलेशन हो सकती है। ये बात समझ होगी सबको? ठीक है जी। तो बच्चों याद रखना, जो कैलकुलेशन वाले सवाल होंगे ना, उसमें हो सकता है कि एक एमसीक्यू को सॉल्व करते करते 5 मिनट लग जाएं या 8 मिनट लग जाएं, एक सवाल को सॉल्व करते करते। इन 20 सवालों को सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ये 20 सवाल 1 घंटे में हो, या हो सकता है यही 20 सवाल 1.5 घंटा खा जाए। बात हो रही है? जो कैलकुलेशन वाले सवाल हैं, अगर ये 20 सवाल आप सॉल्व करने बैठे तो हो सकता है कि 1 घंटा 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ इन 20 सवालों पे लग जाए। तो बाकी आपके पास 40 मिनट बचे और उन 40 मिनट में 30 सवाल आपने करने हो। तो बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो बच्चों, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन में चूंकि कोई कैलकुलेशन नहीं है, वो तो जल्दी हो जाएंगे। तो अक्लमंद बच्चे कौन से होते हैं? जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पहले करेंगे। तो बात समझ लगी है कि नहीं लगी? और जिनके कंसेप्ट स्ट्रांग नहीं है, वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन पहले करके गलत कर लेंगे सारा कुछ। कैलकुलेशन उसको आती होगी, क्योंकि जिसको कख नहीं ना आता पेपर में, वो भी कोई ना कोई कैलकुलेशन तो कर ही लेता है। जैसे अभी भाई ने बताया कि 50 एमसीक्यू 120 मिनट में करेंगे, तो हर एमसीक्यू के लिए 5 मिनट है।
कैलकुलेशन तो हर तरह का बंदा कर लेता है। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है नहीं? तो कैलकुलेशन के लिए अक्लमंद होना जरूरी नहीं है, हाथ पांव मारना जरूरी है, और अल्लाह का शुक्र है सबके पास हाथ पांव है, वो तो आप सब मार लेंगे। लेकिन पेपर जिसने पास करना है उसके कंसेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मली ऐसा लगता है कि क्यूएम का पेपर है, कैलकुलेशन है, हर सवाल में कैलकुलेशन, हम कैलकुलेशन कर लेंगे, अल्लाह खैर सर, नहीं ऐसा नहीं है। ज्यादातर सवाल आपको ऐसे आएंगे जिसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होगी, कंसेप्ट होंगे। तो इसलिए आई कैप की बुक को पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे ही कोई चैप्टर खत्म हो, आपने घर में बैठ के आई कैप की बुक को पढ़ना है, और उसके अंदर जो जो आपको इंपॉर्टेंट लाइंस नजर आए कि यार ये वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, उसको आप अपने रजिस्टर पर लिख के नोट्स बनाएं। हर चैप्टर के समरी नोट्स बनाएं। वो समरी नोट्स आपको आखिरी दिनों में जब आप पेपरों के करीब तैयारी कर रहे होंगे, तो वो समरी नोट्स आपको 1 घंटे में या 2 घंटे में पूरी किताब रिवाइज करवा देंगे। आपको सारी आई कैप की बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता कि यार जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई हैं। आप सिर्फ उन्हीं बातों को पढ़ेंगे तो आपकी बुक सारी तैयार हो जाएगी। तो साथ साथ जैसे जैसे कोई चैप्टर तैयार होता जाए, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट लाइन आपको समझ आए वो आप अपने नोट्स में बना दें। समझ आ गया? इस तरीके से बच्चों आपने तैयारी करनी है। कोशिश करें कोई क्लास मिस ना करें, क्योंकि क्लास में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो शायद आई कैप की में ना हो, लेकिन कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी है। तो समझ आ गई बात? ठीक हो गया जी? तो कितने चैप्टर हैं जी हमारे? 15 चैप्टर। चलो जी, आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। और हम पहले बच्चों हम स्टैट से शुरू करेंगे। मैथ थोड़ा सा ट्रिकी एरिया होता है, कुछ बच्चों को समझ आता है शुरू में, कुछ को नहीं आता। तो हम स्टैट से शुरू करेंगे, जिसमें थोड़ी सी बेसिक्स हैं पहले। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 7। स्टैटिस्टिक्स क्या होती है बच्चों, इसकी डेफिनेशन लिख लें। द साइंस ऑफ कलेक्शन, द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा। द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड, ओ माई पकड़ा था। लिख लिया जी? द साइंस ऑफ कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रेशन ऑफ न्यूमेरिकल डाटा इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक्स। ठीक हो गया जी? तो दुनिया की जिस मर्जी स्टडी में अगर 4 बातें होंगी तो वो स्टैट है। कौन कौन सी? प्रोडक्शन होगी, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और, ये 4 बातें दुनिया की जिस मर्जी स्टडी में हो वो स्टैट कहलाएगी। चाहे अगर ये स्टडी, ये चारों बातें अगर मेडिकल की फील्ड में भी है ना, तो वहां पे भी ये स्टैट है। बात बोलेगी? मतलब डॉक्टर हजरात जब एमबीबीएस कर रहे होते हैं ना, तो 5th ईयर में जाके वो भी स्टैट पढ़ रहे होते हैं। इंजीनियर हजरात जब इंजीनियरिंग कर रहे होते हैं ना, तो अपने आखिरी सेमेस्टर में वो भी स्टैट पढ़ रहे होते हैं, क्योंकि स्टैट इतनी इंपॉर्टेंट है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो डॉक्टर हजरात भी स्टैट पढ़ रहे होते हैं अपने आखिरी ईयर में जाके, कि उन्होंने भी डाटा जो डिजीज वगैरह वो आइडेंटिफाई करते हैं, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ये काम वो भी कर रहे होते हैं। ठीक है जी? सीए में भी है,
हालांकि सीए में इस चीज का कोई लेना देना तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीए में तो सारी की सारी अकाउंटिंग होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल उसमें भी प्रेजेंटेशन है, आपने डाटा को प्रेजेंट करना है, तो आपको प्रेजेंटेशन आनी चाहिए कि डाटा को प्रेजेंट करना कैसे। बात लगी है? ठीक है जी। तो बच्चों अच्छा, अब फर्ज करें आपने डाटा कलेक्ट किया, जैसे क्लास में फर्ज करें टेस्ट हुआ, क्या हुआ? टेस्ट। हर किसी ने टेस्ट सॉल्व किया। तो जब वो टेस्ट वो टीए को जमा करवा रहे होते हैं, तो टीए वो डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। ये कौन सी स्टेज है? कलेक्शन। आपने टेस्ट सॉल्व किया और डाटा उसने कलेक्ट कर लिया। अब वो चेक करेगा डाटा को। जब वो चेक कर रहा है, वो नंबर शंबर लगा रहा है, तो ये वो क्या कर रहा है? आवाज नहीं आई। एनालिसिस कर रहा है। फिर उसके बाद वो एक रिपोर्ट बनाएगा, एक टेबल बनाएगा कि सर पास होने वाले बच्चे इधर हैं, फेल होने वाले बच्चे इधर हैं, टॉप पर ये वाले थे और बहुत ही बुरे तरीके से जो फेल हुए हैं वो ये है। ये वो क्या कर रहा है? प्रेजेंटेशन बना रहा है। क्या बना रहा है? मतलब वो रोल नंबर वाइज भी डाटा दे सकता है हमें कि सर रोल नंबर 1 कितने नंबर है, रोल नंबर 2 कितने नंबर है, रोल नंबर 3 कितने नंबर है। लेकिन क्या ये जरूरी है कि रोल नंबर 1 टॉप करेगा और जो आखिरी वाला रोल नंबर है वो फेल ही होगा? इससे तो कोई साबित नहीं होता कोई चीज। तो जब वो बनाएगा रिपोर्ट, रिपोर्ट में रोल नंबर वाइज डाटा नहीं लिखेगा। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो डाटा लिखेगा कि भाई पास कितने हुए हैं, ए प्लस ग्रेड लेने वाले बच्चे कितने हैं, बी ग्रेड लेने वाले बच्चे कितने हैं, सी ग्रेड लेने वाले बच्चे कितने हैं और फेल होने वाले बच्चे कितने हैं। इसका मतलब उसने डाटा को रोल नंबर वाइज नहीं लिखा, उसने डाटा को नंबर वाइज लिखा है कि किस बच्चे के कितने परसेंट मार्क्स आएंगे। वो पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, इस सब में हमने इंटरप्रिटेशन का डिस्कस नहीं किया। इंटरप्रिटेशन कहां पे आएगा? कलेक्शन की बात होगी, प्रेजेंटेशन की बात भी होगी, एनालिसिस की बात भी होगी, रिपोर्ट तैयार करके उसने दे दी, तो इंटरप्रिटेशन कहाँ आई? इंटरप्रिटेशन तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हुई, तो फिर 3 बातें काफी थी, चौथी क्यों पड़ी? जरा सोचें, इस सारे प्रोसेस को सोचें और मुझे बताएं इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या होता है और ये कहाँ पे यूज हुई होगी। जब आपने टेस्ट दिया, टीए ने टेस्ट कलेक्ट किया, चेक किया, रिपोर्ट बनाई और आपको रिपोर्ट दे दी, अल्लाह अल्लाह फैसला। हाँ, तो अनाउंस हो गया, दैट मीन प्रेजेंटेशन। इंटरप्रिटेशन कहाँ पे आएगा? इंटरप्रिटेशन बच्चों याद रखना 2 जगह पे आती है। एक उस वक्त जब वो एनालिसिस कर रहा था, उसने सही तरह से सवाल को समझा, सही जवाब ढूंढा, तो उसने नंबर लगाए होंगे। अगर टीए गलती कर दे कि बी ऑप्शन करेक्ट थी, किसी बच्चे की बी ऑप्शन करेक्ट थी और वो उसको गलत कर दे, तो टीए से गलती हो गई। तो किस वजह से गलती हुई? इंटरप्रिटेशन की वजह से गलती है। हो सकता है कि नहीं हो सकता कि आपकी सारी क्लास में सारे बच्चों का वो सवाल ठीक था, आपका भी ठीक था, लेकिन आपके उसने नंबर काट लिए, बाकियों का नंबर दे दिया उसने, तो फिर टीए से गलती हो सकती है कि नहीं हो सकती? ठीक हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में यह था कि यार क्वेश्चन नंबर 20 है, हालांकि वो क्वेश्चन नंबर 19 था, वो एक नंबर आगे पीछे हो गया जिसकी वजह से उसने नंबर काट लिए। तो आपने देखा कि सर मेरा ये वाला क्वेश्चन तो ठीक था, आपने नंबर काट ली। आप टीए के पास गए, आपने कहा कि यार ये ऑप्शन तो ठीक थी, सर से मैंने डिस्कस किया है, सर भी कहते हैं हाँ ये तुम्हारा सवाल ठीक है, तो आप काइंडली दोबारा इसको चेक करें। उसने कहा हाँ यार वाकई ये आपका सवाल ठीक था, तो उसने नंबर बढ़ा दिया आपके। तो ये क्या हुआ? उससे इंटरप्रिटेशन में गलती हुई। बात में लगी? अच्छा जी, आप घर लेके गए अपने टेस्ट की रिपोर्ट, आपके 40 नंबर आए थे, आपके भाई के 90 नंबर आए थे, वो 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, आप सीए में पढ़ रहे थे। घर वालों ने उसको शाबाश दी, आपको लित्तर मारे। क्यों? क्योंकि आपके नंबर कितने हैं, उसके कितने हैं? हो सकता है उसके 100 में से 90 हों
और आपके 40 में से 40 हो, आपको फिर भी लितर पड़ गए हो। क्यों लितर क्यों पड़े? घर वालों को इंटरप्रिटेशन नहीं करनी आई, कह रहे थे टोटल नंबर तो देख लीजिए, मार मूर के बाद में क्या यार बच्चे वेरी गुड, बहुत अच्छे नंबर लिए तुमने, ठीक है। तो समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि रिपोर्ट बनने के बाद भी अगला बंदा जब रिपोर्ट पढ़ रहा हो तो वो चीज समझ ना पा रहा हो जो समझाने की कोशिश की गई, तो वहां पे भी इंटरप्रिटेशन का मसला आ सकता है। तो राइट, तो इंटरप्रिटेशन दो जगह पे होती है। कहां कहां पे? जब आप डाटा का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो वहां पे इंटरप्रिटेशन ठीक होना बड़ा जरूरी है। क्यों? इंटरप्रिटेशन ठीक होगी तो रिपोर्ट सही बनेगी। अच्छा, रिपोर्ट सही बन गई तो जिस बंदे को रिपोर्ट दी जा रही है उसको समझ भी आनी चाहिए रिपोर्ट में लिखा क्या है। अगर उसने रिपोर्ट गलत समझ ली तो आपकी कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस सब बेड़ा गर्क हो गए। जिस बंदे को रिपोर्ट देनी थी वो बंदा रिपोर्ट समझ ही नहीं पाया। नहीं बात समझे? मतलब एक बंदे ने बड़ी मेहनत करके अच्छा खासा हजारों लाख रुपए लगा के एक डाटा कलेक्ट किया, उसका एनालिसिस किया, उसको प्रेजेंट किया और आपके सामने रिपोर्ट पेश कर दी चाइनीज लैंग्वेज में। अच्छा खासा पैसा लगा चुका, कलेक्शन में कोई मसला नहीं, प्रेजेंटेशन में कोई मसला नहीं, एनालिसिस में कोई मसला नहीं, आपको रिपोर्ट भी प्रेजेंट कर दी उसने चाइनीज में, तो आपको समझ आएगी। तो सारी कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस का क्या फायदा? सारा कुछ तो जाया हो गया। चाहे बिल्कुल 100% एक्यूरेसी थी, उसने ऐसी लैंग्वेज में रिपोर्ट लिखी है तो समझ नहीं आ रहा। समझ आई बात है? इंटरप्रिटेशन की स्टेज सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बात समझ आई सबको? अच्छा, इंटरप्रिटेशन की मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं। फर्ज करें जी एक हॉस्पिटल है, शराबियों का इलाज करता है, वहां पे सारे शराबी हैं, 100 150 200 शराबी वहां पे एडमिट हुआ पड़ा है और डॉक्टर हजरात उनका इलाज कर रहे हैं, उनको समझा रहे हैं कि भाई शराब जो है ना बहुत बुरी चीज है, इसको छोड़ दो। ठीक है जी, उनको एंटीबायोटिक लगा रहे हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की मेडिसिन लगा रहे हैं, बोतलें लगा रहे हैं, ग्लूकोज की बोतलें लगा रहे हैं कि यार ये किसी ना किसी तरीके से बस सोए रहे, एक्टिव ना हो। जैसे इनका दिमाग एक्टिव होगा, इनको शराब याद आएगी तो ये ढूंढेंगे उसको, हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करेंगे और पियेंगे कहीं ना कहीं बैठ। तो लगे हुए हैं कि यार महीने 2 महीने 3 महीने का गैप आए तो इसकी आदत आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगी, छूट जाएगी। तो डॉक्टर साहब को एक बड़ा आला किस्म का तजर्बा सोचता है। वो कहते हैं यार मैंने केमिस्ट्री लैब में ना, जब मैं मैट्रिक में होता था, मैंने बड़ा टाइम लगाया था, तो केमिस्ट्री लैब में मुझे मुख्तलिफ किस्म के तजर्बे करने का मौका मिला था। तो मैं आज वही मौका यहाँ पे भी इस्तेमाल करता हूँ और लोगों को मैं समझाता हूँ तजर्बे से। उसने तमाम शराबियों को एक ऑडिटोरियम में इकट्ठा किया कि आप आ जाए, सारे सारे शराबियों को ले गया ऑडिटोरियम में। वहां पे उसने जनाब 2 बीकर रखे। बीकर समझते हैं आप? केमिस्ट्री की लैब में आपने देखे होंगे, 2 बीकर रखे, एक बीकर में उसने पानी डाल दिया, दूसरे बीकर में उसने शराब डाल दी। फिर बारिशों का मौसम है, आपने अर्थवॉर्म भी देखी होंगी, अर्थवॉर्म देखी है? क्या क्या उसको कहते क्या है? पता नहीं क्या कहते हैं, सर देखिए तो है लेकिन पता नहीं क्या कहते हैं। सांप कहते हैं, छोटा है, सांप कहते हैं उसको। अच्छा, तो फिर डॉक्टर साहब ने अर्थवॉर्म पकड़ी, कुछ अर्थवॉर्म उसने पानी के बीकर में डाल दी, कुछ अर्थवॉर्म उसने शराब के बीकर में डाल दी। 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, आधा घंटा गुजरा तो उसने देखा कि जो पानी वाले बीकर में अर्थवॉर्म थी ना वो तैर रही है, लेकिन जो शराब वाले बीकर में अर्थवॉर्म थी ना वो आहिस्ता आहिस्ता जाके नीचे जमीन में बैठ गई। तो डॉक्टर साहब ने उनको तजर्बा करके दिखाया कि सर ये देखिए, तमाम शराबियों ने तालियां मारी। क्या बात है सर, जो हमें इतने महीने से बात समझ नहीं आई वो आपने 1 सेकंड में समझा दी। डॉक्टर भी बड़ा खुश हो गया कि चलो शुक्र है इन्होंने अकल आ गई। हाँ जी, डॉक्टर क्या सोच रहा है? ठीक है जी, और शराबी को तालियां मार रहे हैं। शराबी कह रहे हैं कि सर जी आपने इतने अलग तरीके से अपने शराब के फजाइल बताए हैं ना, ये आज तक हमें किसी मुफ्ती ने नहीं समझाया कि सभी शराब पीने से ना पेट के कीड़े मर जाते हैं। तो पहले हम 1 बोतल पीते थे, अब हम 2 बोतलें पिएंगे। लेकिन डॉक्टर क्या समझाना चाहता है?
डॉक्टर समझाना चाहता है कि शराब में मौत है, पानी में जिंदगी है। कि शराब में कोई चीज डाली जाए तो वो मर जाती है, पानी में वही चीज डाली है तो वो मरी नहीं है, वो जिंदा है। तो पानी में जिंदगी है और शराब में मौत है। और शराबी क्या समझ रहे हैं कि शराब पीने से पेट के कीड़े मर जाते हैं, मैदा साफ रहता है। तो हमारे तो पेट माशाल्लाह फिर दुनिया के तमाम लोगों से बेहतर है, हमारे पेटों में तो कोई कीड़ा नहीं। बल्कि डॉक्टर साहब आप भी पी लिया करें, बात सुन लगी है। तो यहाँ पे मसला क्या है? क्या एक्सपेरिमेंट करने में कोई मसला था? प्रेजेंटेशन में कोई मसला था? डाटा में कोई मसला था? कहीं पर कोई मसला नहीं था, इंटरप्रिटेशन में मसला था। तो इंटरप्रिटेशन समटाइम इतनी अपोजिट हो सकती है कि 180 डिग्री पे जाके लोग डिसीजन ले रहे होते हैं। पॉइंट्स में तो इंटरप्रिटेशन बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पर आगे चलते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो साइंस है उसकी दो कैटेगरीज हैं, कौन कौन सी? डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। लिखे शाबाश। हाँ जी, बच्चे ने सवाल पूछा कि पेपर में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? कर सकते हैं, ठीक है जी, बात याद रखनी है। आप अकाउंटेंट बनने जा रहे हैं तो बगैर कैलकुलेटर के कोई अकाउंटेंट देखा है आपने? और बोलो तो सही, बगैर हेडफोन के कोई डॉक्टर देखा है? उसको क्या कहते हैं? वाह, डॉक्टर नहीं पढ़े लेकिन पता सारा कुछ है? बगैर स्टेथोस्कोप को डॉक्टर देखा है? इसी तरह से बच्चों बगैर कैलकुलेटर के कोई अकाउंटेंट भी नहीं होता। क्या आप सबके पास कैलकुलेटर है? मोबाइल में है। मोबाइल उन्होंने पहले दिन नहीं जाके ना, पहले सेकंड में एग्जामिनर ने आपसे खो लेना है, फिर कैलकुलेटर तो उसी के थ्रू इस्तेमाल करोगे। तो बराए मेहरबानी कैलकुलेटर का इंतजाम कर लें। मोबाइल में तो टच स्क्रीन है। जब जिंदगी में सच्ची मुच्ची कैलकुलेटर आपने देखा ना, तो आपसे बटन ही नहीं दबने। आपने कहना यार ये पता नहीं क्या है, इसको कितना दबाना है पता ही नहीं। वहां पर सिर्फ टच करते थे तो 6 लिखा जाता था। तो बराए मेहरबानी कैलकुलेटर ले लें। और समझ आ रही है? हाँ जी। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स लिख लिया थी हमने। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि किसी चीज को बयान करना। डिस्क्रिप्टिव का मतलब क्या है? बयान करना। द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स that deals with description of numerical properties of data, जिसका मकसद क्या होता है? ईशा जो चीज होती बयान करता है या अपनी तरफ से कुछ करता है? क्या जो चीज होती है उससे कम बयान करता है कि ज्यादा बयान करता है? पता ही देखा तो बताओ है कि किलो दिखाता है, 70 दिखाता है, जो कि अपनी तरफ से कुछ ऐड कर देगा, कोई फिल्टर नजर आएगा। कई बात से कुछ समझ आ गई? ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अपनी तरफ से कोई चीज ऐड नहीं करती, अपनी तरफ से कोई चीज माइनस, जो वैल्यू है जैसी भी है वो शो कर देगा। सर्दियों में टेम्परेचर माइनस में जा सकता है कि नहीं जा सकता? जा सकता है। तो अगर माइनस की वैल्यू जाएंगे तो माइनस की वैल्यू शो कर देगा। वो तक्के से आपको पॉजिटिव करके कुछ नहीं दिखाएगा। नहीं समझ आएगी बात? ठीक है जी। जो वैल्यू बड़ी है वो बड़ी करके शो करेगा, जो वैल्यू छोटी है वो छोटी बताएगा।
वो ये नहीं कहेगा यार ये नेगेटिव फिगर्स हैं तो लोगों को पता नहीं कैसी लगेंगी तो मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो फिगर जो है जैसी है वो बता देगा। समझ आएगी? मतलब अगर किसी बच्चे के टेस्ट में 0 नंबर आए हैं तो वो 10 7 अपनी तरफ से लगा देगा? नहीं, क्या इसका दिल नहीं टूटना चाहिए। इसको पता लगा कि 0 है तो पता नहीं खुदकुशी ना कर ले। तो भाई उसने जब पेपर किया था तो उसको पता था ना उसने क्या किया है। बात समझ लीजिए। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स अपनी तरफ से कुछ चीज ऐड नहीं करेंगे। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, द ब्रांच ऑफ स्टैटिस्टिक्स that is used to make an inference. Inference का मतलब होता है opinion. The branch of statistics that is used to make an inference या opinion about data is called inferential statistics. अब यहां पे ओपिनियन बनाना है आपने। ओपिनियन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। एक ही चीज के बारे में दो बंदों की ओपिनियन डिफरेंट हो सकती है। नहीं बात समझा रही? तो बोलो तो सही। मतलब चाइना के बारे में आप किसी पाकिस्तानी से बात कर लें और किसी इंडियन से बात कर लें, क्या दोनों के ओपिनियन सेम होंगे? इनमें तो दो पाकिस्तानी के ओपिनियन भी सेम नहीं होंगे। इंडिया तो बड़ी दूर रह गया। ठीक है ना? तो एक ही चीज के बारे में एक ही बैकग्राउंड से लिए हुए दो बंदों के ओपिनियन सेम। तो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि भाई डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं, लेकिन डिस्क्रिप्टिव में आंसर हमेशा क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि उसने अपनी तरफ से कोई चीज ऐड या माइनस नहीं कर। वहां पे ओपिनियन की कोई गुंजाइश ही नहीं। मतलब क्लास में 100 बच्चे थे तो थे, कोई कह सकता कि नहीं नहीं यार 100 नहीं थे, 95 थे। तो तीसरा कह रहा हो कि नहीं यार 105 थे। उसको दिखाया जाएगा यार कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे चलाते हैं, उसमें बच्चे बैठे होंगे, काउंट कर लो। तो अगर 3 बंदों की 3 बातें थी तो कैमरे वीडियो में काउंट कर लेंगे तो सबके जवाब क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कोई दो राय की ऑप्शन है नहीं है। इन्फ्रेंशियल में हो सकती है, क्योंकि इन्फ्रेंशियल में प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व हो जाती है। बात में लगी कि नहीं लगी? फॉर एग्जाम्पल आपको इस तरह से दी जा सकती है। बच्चे कंपनी है, उसने 2022 में प्रॉफिट कमाया 2 लाख रुपए, 2023 में लॉस हुआ 3 लाख रुपए का, और 2024 में भी उसने प्रॉफिट कमाया 1 लाख रुपए। अब 2025 में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, करेंगे कि नहीं करेंगे? आवाज नहीं आई? नहीं करेंगे। हालांकि 2025 आया नहीं है, 2025 फ्यूचर है। अभी 2025 आया नहीं है, फ्यूचर है। फ्यूचर के बारे में आपने डिसाइड करना है इस कंपनी में पैसा लगाएं कि ना लगाएं। सोचो सोचो, शाबाश शाबाश। ये पॉइंट समझ आएगा? यहाँ पे बच्चों आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। कुछ कह रहे होंगे ना लगाएं, कुछ कहते होंगे सर पूरी जिंदगी नुकसान ही तो उठाया है, एक दफा फिर से लगा देते हैं पैसा, कोई मसला नहीं। ठीक हो गया? कुछ कहते हैं सर मैं लकी बहुत हूँ कि लॉस मेकिंग कंपनी में भी पैसा लगाऊंगा ना तो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये 1 मिनट के लिए भूल गया कि वो लकी नहीं है, उसका प्यो लकी है। वो अपने प्यो की वजह से लकी है। अगर उसके प्यो ने उसको शहर में रखने के लिए पिंड में सुटा होता ना, लग उसको पता जाता। वो तो पैदा हुआ है सोने का चम्मच लेके, तो वो लकी नहीं है। उसके प्यो ने उसके लॉस को भी क्या किया? प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया, और वो समझता कि वो ऐसी हरकतें कर रहा है। वो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बरल अब ये याद रखिए बच्चों, 2022 23 और 24 का जो डाटा है ना, ये एक्चुअल में मौजूद होगा। सोचो 22 23 और 24 का डाटा क्या है? एक्चुअल में मौजूद है। इसके ऊपर आपने अप्लाई की होगी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। क्या अप्लाई की होगी? उसने जो डाटा था उसको इस्तेमाल करके प्रॉफिट निकाल के आपको दे दिया। कोई इनकम आई होगी, कोई खर्चे हुए होंगे, माइनस करके क्या निकाला होगा। तो ये काम किसने किया होगा? डिस्क्रिप्टिव ने किया होगा। इन्फ्रेंशियल का काम 2025 में होना है कि इस डाटा की बेस पे आपने क्या बनाना है? ओपिनियन, और फिर फैसला करना है कि क्या करें। ये काम किसका है? डिस्क्रिप्टिव का नहीं है, ये इन्फ्रेंशियल का है।
भाई मैट्रिक में आपने क्या चांद चाड़े, एफएससी में आपने क्या चांद चाड़े, ये काम किसका है? ये डिस्क्रिप्टिव का है, क्योंकि उसके पास डाटा मौजूद है, वो अपना डाटा इस्तेमाल करके आंसर निकाल देगा। अब आपने उसकी बेस पे सीए में एडमिशन ले लिया, सीए कर लेंगे या नहीं होगा, ये काम किसका है? इंटरेस्ट। डिस्क्रिप्टिव किसके बारे में कुछ नहीं पता। नहीं समझे, नहीं समझे। स्टॉक एक्सचेंज में पिछले साल में या पिछले 2 सालों में या पिछले 3 सालों में शेयर प्राइसेस क्या क्या रही, ये काम किसका है? डिस्क्रिप्टिव का। जब आज आप उसमें इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो ये आप किसकी बेस पे फैसला कर रहे हैं? इन्फ्लेशन की बेस पे। पॉइंट समझ आया? कि स्टॉक ऊपर जा रहा है, आपको वहां पे ब्रोकर बैठे कह रहे हैं कि यार ये मजीद ऊपर जाएगा अगले 2 महीने, तो आप कहते हैं पैसा लगा दो। लेकिन जरूरी है कि मजीद ऊपर जाए, हो सकता है 2 घंटे बाद ही नीचे चला जाए। तो सोचा कुछ होता है, होता कुछ है। सोचा तो यही था कि डॉक्टर बनेंगे, ब्रेन सर्जन बनेंगे, हार्ट सर्जन बनेंगे, गुर्दे वगैरह जो है ना वो ट्रांसप्लांट किया करेंगे। तो देखो कहाँ बैठे हुए हैं। कुछ यहाँ पे बड़े बड़े प्लाजे बनाने वाले लोग भी बैठे हुए हैं, बड़े बड़े इंजीनियर, बड़े बड़े जनाब, प्लांट उन्होंने बनाने थे और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था, वो भी इतने बैठे हुए। उन सारे कैलकुलेटर लब बंदे हैं। पहले 2 महीने पहले स्टेटस्कोप ढूंढ रहे थे तो कितों लबड़ी, उन कैलकुलेटर लब बंदे। तो जिंदगी ऐसे ही है। वो बात समझ आएगी ना? तो डिस्क्रिप्टिव स्टडी क्या है? जो एक्चुअल में हो चुका है वो डाटा आपके पास मौजूद है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। और उसकी बेस पे जो फ्यूचर में फैसला करना है वो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स। और समझ रही बात है? अच्छा जी, अब आगे लिखें बच्चों, डाटा एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। डाटा सिंपल बच्चों, जो इंटरनेट में जो कुछ भी पड़ा हुआ वो क्या है? वो डाटा है। डाटा इज जस्ट रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसकी कोई शक्ल सूरत नहीं होती, बस डाटा पड़ा हुआ है, नंबर्स पड़े हुए हैं, स्कैटर्ड फॉर्म में पड़े हुए हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डाटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डाटा की डेफिनेशन सबको समझ आई? अब इंफॉर्मेशन क्या है? डाटा व्हेन प्रोसेस्ड इनटू मीनिंगफुल फॉर्म, जब वो डाटा पकड़ते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं, उसके ऊपर कोई फार्मूला लगाते हैं, उसके ऊपर कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उससे जो चीज निकलती है जो हमें समझ आ रही होती है, उसको फिर हम क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल पंजाब में 2024 में 1.5 लाख बंदों ने मैट्रिक किया, ये क्या है? क्या है ये? डाटा। ठीक हो गया? मतलब आपके पास पेपर पड़े हुए हैं, पेपर आपने चेक किए होंगे और उस पर नंबर लगाए होंगे वगैरह, उसमें से इतने बच्चों ने A+ ग्रेड लिया, इतने बच्चों ने B ग्रेड लिया, इतने बच्चों ने C ग्रेड लिया, ये क्या है? और इसकी बेस पे आप ये देख सकते हैं कि जो A+ ग्रेड लेने वाले बच्चे हैं ये ज्यादातर मेडिकल में, इंजीनियरिंग में जाएंगे। जो B और C ग्रेड लेने वाले बच्चे हैं ये या तो I.Com B.Com कर रहे होंगे या सिंपल FA कर रहे होंगे, या ये नौकरियां ढूंढ रहे होंगे, किसी दुकान पे काम कर रहे होंगे। बाजू लगी कि नहीं लगी? मतलब उसके घर वालों को पता लगा कि इन्हें कोई नहीं पढ़ना। फाइनल के पेपर देने तक हर बच्चा मैट्रिक कर रहा था, पेपर देने के बाद जो रिजल्ट आया तो पता लग गया इसने आगे पढ़ना है और इसने आगे नहीं पढ़ना। तो उसकी जिंदगी का फैसला होने जा रहा है कि अब उसकी जिंदगी के अगले जो 40-50 साल हैं उसकी जिंदगी के, वो उसमें क्या करेगा। ये बात समझ लगी कि नहीं लगी? तो जो बच्चा मैट्रिक के बाद ही दुकानों पे बैठ गया था तो क्या वो अब सीए कर सकता है? उसके लिए उसके चांसेस बहुत कम है, अनटिल अनलेस उसकी गैरत जाग जाए और दुकान पे बैठा बैठा वो एफएससी के पेपर दे दे। बात में प्रॉबिलिटी अभी भी है लेकिन बहुत कम है।
ज्यादातर चांस यही है कि जो हड़हड़ामी उसने मैट्रिक में दिखाई थी वही एफएससी में भी दिखाएगा, ज्यादा चांस यही। लेकिन कुछ को गैरत आ भी जाती है, वो सोचते हैं एक दफा अपनी तन्हाई में बैठ के सोचते हैं कि यार मैट्रिक में मैंने क्या चवल मारी थी और अब मुझे क्या करना चाहिए। मेरा फलां महल्लेदार जो था वो बैठा हुआ जनाब जीसी कॉलेज में बैठा हुआ है, एफएससी कर रहा है। फलां जो महल्लेदार वो फलां कॉलेज में बैठा हुआ है, फलां पंजाब कॉलेज में है, फलां सुपीरियर में पढ़ रहा है, और मैं जनाब दुकान पे बैठा पेंचर ला रहा है। तो हो सकता है उसकी गैरत जाग जाए और वो भी पढ़ना शुरू करे। यार मैं जीसी कॉलेज नहीं जा सकता, मेरे इतने नंबर नहीं थे। मैं पंजाब कॉलेज नहीं जा सकता, मेरे अब्बे के पास इतने पैसे नहीं है। तो मैं फिर प्राइवेट ट्यूशन पढ़ के तैयारी करके पेपर दूंगा, अल्लाह अल्लाह खैर से। तो अगर उसने खुद से पढ़ना शुरू कर दिया वो सब लोगों से आगे निकल जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों को उस्ताद चला रहे हैं, ये बंदा खुद अपने आप को चला रहा है। बात लगी? तो जो बच्चा खुद पढ़ रहा होता है ना, तो उस बच्चे से बहुत आगे निकल जाता है जिसको उस्ताद पढ़ा रहे होते हैं। समझ लगी? क्योंकि उस्ताद आपकी उंगली पकड़ के आपको चलना सिखा रहे हैं और वो खुद अपनी उंगली पकड़ के चल रहा है, तो वो आपसे ज्यादा ताकतवर है, वो आपको जिंदगी में पीछे धकेल देगा। पॉइंट समझ आ गया? लेकिन पॉइंट वंस अगेन कंडीशन यही है कि उसको किस वक्त उसका जमीर जागता है और उसको बताता है कि भाईजान कि कुछ कर ले जिंदगी में। मेरे चाचा ने भी काफी सी पढ़ा है, वो भी इतने बैठा है, त्यार देखो मेरा चाचा कितने जलील हो रहा है। मेरा ताया ने भी काफी सी पढ़ा, भी जलील हो रहा है। तो फिर मेरा फ्यूचर भी ऐसे ही होगा। अगर उसको अपना फ्यूचर नजर आ गया अपने चाचू में और ताए में, तो लग पता जाएगा वो उसी वक्त सीधा हो जाएगा। ठीक है जी? तो समटाइम ये भी होता है बच्चों, अल्लाह ने आपको आंखें दी भी होती है लेकिन फिर भी आप बंदे होते हैं, आपको नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है जी? तो उसको फिर हम कहते हैं कि ये आंखें होने के बावजूद ये बंदा अंधा है, इसको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा कि ये फ्यूचर तबाह करके बैठा था। तो जो खुद मेहनत ही नहीं करना चाहता उसको कैसे बंदा कोई मोटिवेट कर सकता है कि यार तेरी मेहरबानी कुछ करो। आपके अंदर से एक आवाज आएगी तो आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है जी? अगर आप नहीं पढ़ना चाहेंगे तो उस्ताद क्या कर सकता है मुझे बताएं? ऐसे ही ना, मतलब आपने कसम खा ली कि मैंने नहीं पढ़ना, उस्ताद कुछ नहीं कर सकते। माँ बाप कुछ कर सकते? नहीं कर सकते। माँ बाप आपके लिए परेशान जरूर होंगे लेकिन आपके लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक आप खुद से ना कुछ सोचें। नहीं बात समझ आ रही? ठीक है जी? बरल तो इंफॉर्मेशन और डाटा का फर्क समझ आ गया? इंफॉर्मेशन क्या है और डाटा। अब आगे जी टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा की दो टाइप्स होती है बच्चों, कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डाटा को रॉ डाटा भी कहते हैं और सेकेंडरी डाटा को एग्रीगेटेड डाटा भी कहते हैं। डाटा की दो टाइप्स हैं, ठीक है समझ? प्राइमरी और सेकेंडरी। अच्छा, ये बच्चों आपकी बुक में पेज नंबर 167 है, इसमें प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा की डेफिनेशन लिखी हुई है। Primary data is collected first hand specifically for the investigation process.
प्राइमरी डाटा वो डाटा होता है जो सबसे पहले कलेक्ट किया जाता है। जैसे क्लास में टेस्ट हुआ और टीए ने आपसे पेपर कलेक्ट किए, तो ये कौन सा डाटा है? ये प्राइमरी डाटा। ये बात सबको समझ आ गई? और जिस जगह से टीए ने डाटा कलेक्ट किया वो प्राइमरी सोर्स है। मतलब आप वो प्राइमरी सोर्स हैं जिन्होंने वो डाटा प्रोड्यूस किया। ऐसे ही ना, जब आपने ए बी सी डी ऑप्शन टिक की तो आपने तो वो बंदे हैं जिन्होंने वो डाटा प्रोड्यूस किया, क्योंकि आपने तो टिक किया था। तो आप फिर क्या है? प्राइमरी सोर्स। और टीए के पास जो क्वेश्चन पेपर है वो क्या है? प्राइमरी डाटा। यहां तक की बात समझ लगी? अच्छा, अब टीए ने उसको प्रोसेस करके एक रिपोर्ट जनरेट की जिसमें उसने बताया कि सर क्लास में 15 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ए प्लस ग्रेड लिया, 20 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बी ग्रेड लिया, 50 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सी ग्रेड लिया और बाकी बच्चे फेल हो गए। ये उसने क्या किया? उसने प्राइमरी डाटा को एक मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है जी, यहां तक की बात लगी थी। सेकेंडरी डाटा ऑन द अदर हैंड इज डाटा प्रीवियसली कलेक्टेड। मतलब टीए के पास पहले से डाटा मौजूद था और उसने उस डाटा की बेस पे एक नया डाटा बनाया। पॉइंट समझ आ रहा है क्या? उसके पास जो डाटा था कौन सा था? फिर उसने डाटा प्रोड्यूस किया। वो किस बेसिस पे प्रोड्यूस किया? प्राइमरी डाटा की बेस पे प्रोड्यूस किया। तो उसको क्या कहेंगे? सेकेंडरी डाटा मे बी रेलेवेंट टू द इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस। अब यहाँ पे बार बार लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो ऐसी मिसाल हम दे देते हैं जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रही हो। फॉर एग्जांपल फर्ज करें जी एक जगह पे कत्ल हुआ। क्या हुआ? तो पुलिस सबसे पहले वहां पे पहुंची, उसने सारा एरिया को रिस्ट्रिक्ट कर दिया आम पब्लिक के लिए और अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। तो डाटा इकट्ठा कर रहे होंगे ना? फिर किस तरह का डाटा इकट्ठा कर रहे होंगे? किस तरह का? जो कुछ भी उनको मिलेगा वो इकट्ठा करेंगे। वीडियो एविडेंस, लोगों के बयान, वहां पे पड़े हुए डॉक्यूमेंट्स, वहां पे पड़े हुए फिंगरप्रिंट्स, उस कमरे में जो जो कुछ भी अवेलेबल है, लगता है कि ये उसको लेके जाएंगे। सीसीटीवी कैमरा की फुटेज अगर अवेलेबल है वो भी ले लेंगे, लोगों के बयान भी रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है जी। ओरल, रिटर्न, विजुअल, ऑडियो, कुछ भी अवेलेबल है सारे का सारा डाटा वो लेके जाएंगे। ये कौन सा डाटा है? अब 10 साल गुजर गए सारी वारदात को। उन 10 सालों में शायद वो कमरा खत्म होकर वहां पे प्लाजा बन गया। 10 साल बाद एक जर्नलिस्ट को आइडिया हुआ कि यार मैं ना इस तरह के तमाम जितने कत्ल हुए हैं ना उसके ऊपर मैं एक रिपोर्ट तैयार करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट्री बनाता हूँ। 10 साल बाद गए वो उस थाने में, उसने कहा फलां एक साल में कत्ल हुआ था, आपने उस पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह की थी, वो फाइल की कॉपी चाहिए मुझे। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो उस जर्नलिस्ट ने वो डाटा लिया। क्या जर्नलिस्ट का काम उस डाटा से ये है कि उसने कातिल ढूंढना है? जर्नलिस्ट का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, पुलिस का ऑब्जेक्टिव कुछ और था। अच्छा, जर्नलिस्ट को जो डाटा मिलेगा उसी हालत में मिलेगा जिस हालत में पुलिस को मिला? नहीं। किस हालत में मिलेगा? रॉ फॉर्म में मिलेगा। सोच के शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी। क्या उस जर्नलिस्ट को जो डाटा मिलेगा वो उसी हालत में मिलेगा जिस हालत में पुलिस को मिला था? उसी हालत में मिलेगा। सोच के शाबाश। हाँ जी। हाँ भाई। जिस हालत में पुलिस को मिला उसी हालत में जर्नलिस्ट को मिलेगा। किस हालत में मिलेगा? मींस ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलेगा उसको। पुलिस वालों ने जो फाइल बनाई होगी उस फाइल के कुछ तौर तरीके होंगे ना, कि पहले पेज पे ये लिखना है, दूसरे पेज पे ये लिखना है, तीसरे पेज पे ये लिखना है। नहीं बात समझ आ रही? उस जर्नलिस्ट को ऑर्गेनाइज चीजें मिली। पुलिस को हो सकता है वो डाटा इकट्ठा करते करते 1.5 साल लग गया हो।
किसी बंदे का बयान रिकॉर्ड ही नहीं हो पा रहा था कि कोई बंदा उस वक्त वो मौजूद ही नहीं था, वो कराची चला गया था, तो कराची जाना पड़ा, कराची गया तो वो सखर चला गया था, सखर गए, सखर से पता चला वो गिलगित बल्तिस्तान गया हुआ घूमने फिरने के लिए। तो करते करते उस बंदे को ढूंढने में 1.5 साल लगे। तो पुलिस ने वो डाटा कई सालों में इकट्ठा किया होगा, लेकिन जर्नलिस्ट को डाटा 10 मिनट में मिल गया। तो बात समझ आ रही है आ रही? और पुलिस ने वो डाटा ऑर्गेनाइज करके रखा होगा एक फाइल के अंदर। तो पॉइंट समझ आ गया? पुलिस ने डाटा कहां से लिया? जहां पे क्राइम हुआ। लेकिन जर्नलिस्ट ने डाटा क्या उस जगह से लिया? बात लगी? पुलिस ने प्राइमरी सोर्स से डाटा लिया और वो डाटा कहलाया प्राइमरी डाटा। जर्नलिस्ट ने सेकेंडरी सोर्स से लिया डाटा और वो डाटा क्या कहलाया? सेकेंडरी डाटा। क्या पुलिस और जर्नलिस्ट दोनों का मकसद सेम है? तो यही लिखा हुआ है। सेकेंड डाटा ऑन द अदर हैंड इज डाटा प्रीवियसली कलेक्टेड, वो पहले से कलेक्ट हुआ पड़ा था, that may be relevant to the investigation under। हो सकता है उसके लिए रेलिवेंट हो कि जर्नलिस्ट भी कहेगा यार इन तमाम कत्लों के पीछे एक ही तरह का बंदा लग रहा है, लेकिन हो सकता है उसका ऑब्जेक्टिव डिफरेंट भी। बात लगी? ठीक है। प्राइमरी डाटा के एग्जांपल है बच्चों कंज्यूमर सर्वे रिजल्ट्स। जैसे फर्ज करें आपने कोई कोल्ड ड्रिंक लॉन्च करनी है, तो आप लोगों से जाके पूछेंगे कोल्ड ड्रिंक बनाइए, आप जरा पी के बताएं आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। तो ये डाटा कौन सा है? प्राइमरी डाटा। अब लोगों से जाके एक एक बंदे से फीडबैक ले रहे हैं। और पब्लिश स्टैटिस्टिक्स ऑन कंज्यूमर प्रेफरेंस इन द मार्केट, ये क्या है? ये पब्लिश स्टैटिस्टिक्स कहां से आई होंगी? कौन सा प्राइमरी डाटा? ये जो आपने सर्वे किया ना, उसकी बेस पे आपने एक डॉक्यूमेंट बनाया होगा। नहीं बात लगी? आपने सर्वे किया, वहां से डाटा कलेक्ट किया, वो प्राइमरी डाटा था, उसको फिर आपने क्या किया? प्रोसेस किया और पब्लिश कर दिया। तो पब्लिश उसी तरह से किया होगा जिस तरह से डाटा इकट्ठा किया है। जिस तरह से लोगों से इंटरव्यू करते हैं उसी तरह से हम पब्लिश भी कर देते हैं। नहीं, उसमें कटिंग होती है, एडिटिंग होती है, कुछ चीजें दिखाने वाली होती है, कुछ नहीं होती। नहीं बात लगी? समटाइम्स तो इंटरव्यू बता रहा होता कि तेरी मेहरबानी वो ए गए, तीनों से की पूछ रहा तू समकी जवाब दे रहा है, जवाब ए बंदा तू ए जवाब दे। वो भी कहता हाँ ठीक है मुझे पता लग गया, आप दोबारा पूछ। तो ये सारा कुछ तो नहीं ना चलाना था, वरना वो इंटरव्यू की क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। नहीं बात समझ? ठीक है जी। अच्छा जी, डोजेज आउटपुट फॉर ए ड्रग एक्सपेरिमेंट। कोरोना की वैक्सीन बनानी है, तो वैक्सीन बनानी है तो सबसे पहले किसको टीके लगाएंगे? आवाज नहीं आई है? तो इंसानों को तो टीके नहीं लगाए सबसे पहले। कोरोना की वैक्सीन बनाने से पहले करोड़ों की तादाद में चूहों ने कुर्बानी दी। आवाज में लगी नहीं लगी? तो बच्चों आपने हर एक वैक्सीन में एक इंग्रेडिएंट चेंज करके नई वैक्सीन बनाई और आपने चूहों पे ट्राई की। कुछ मर गए, कुछ बच गए, करते 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 पता नहीं कितने लाख आपने चूहे मारे होंगे, फिर जाके इस नतीजे पे पहुंचे होंगे कि ये वाली वैक्सीन जो है ना ठीक है। तो एक एक चूहे को जो वैक्सीन लगाई होगी उसका आपने आउटकम रिकॉर्ड किया होगा। ये कौन सा डाटा है? ये प्राइमरी डाटा। और फिर उसके बेस पे अर्लियर नॉन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ ड्रग डोजेज एंड रिएक्शंस। अब वो जो रिपोर्ट आपने तैयार की है उसकी बेस पे आपने दोबारा एक्सपेरिमेंट करना है। तो उस एक्सपेरिमेंट पे आप वो ड्रग नहीं बनाएंगे जो आपने पहले चूहे को लगाई थी। आप स्टेप बाय स्टेप देखेंगे यार 1 लाख दफा एक्सपेरिमेंट किया है तो आखिरी एक्सपेरिमेंट में क्या नतीजा निकला है, उससे आगे चलना है, वापस नहीं जाना। समझ लेंगे? मतलब ये तो कोरोना की बीमारी थी, क्या ये जिंदगी में पहली दफा आई है? नहीं, 100 साल पहले भी यही बीमारी आई थी, वर्ल्ड वार 1 में। आपको तो पता भी नहीं होगा। वर्ल्ड वार 1 इसलिए खत्म नहीं हो गई थी कि बंदे लड़ लड़ के थक गए थे। वर्ल्ड वार 1 इसलिए खत्म करनी पड़ गई थी कि जितने भी मुल्कों की आर्मियां थी उनके अंदर वो
क्या कहते हैं, जिसको हम फ्लू कहते हैं ना आजकल के जमाने में, उस जमाने में फ्लू हुआ था। हमें तो वो फ्लू की वैक्सीनेशन बचपन में पैदा होती लग जाती है। उस जमाने में वो जो फ्लू था, स्पेनिश फ्लू उसका नाम था, वो फ्लू वाली बीमारी लगी थी। जिसको फ्लू होता था ना वो मर जाता था। हमें भी फ्लू होता है, जनवरी फरवरी में जाके थोड़ा सा होता है। ये वही फ्लू है जो हमें हर हर साल होता है, लेकिन हम उससे मरते नहीं है। मैक्सिमम 3 दिनों के अंदर वो खत्म हो जाता है। यही फ्लू था 100 साल पहले, जिसमें करोड़ों लोग मारे गए। पूरे पूरे मुल्कों की आर्मी जो थी ना, जो बॉर्डर पे खड़ी थी, उसमें से एक बंदे को फ्लू हुआ, पूरी आर्मी को हो गया, और सारी आर्मी नकारा हो गई। तो एक ही बॉर्डर पे खड़े हैं दोनों, मुश्किल क्या कहते हैं, दुश्मन फौजों की आपस में लड़ाई हो रही है, और उनको पता लगा फ्लू हो गया। वो गोली नहीं मारते थे, कहते हैं गोली तो ज्यादा खतरनाक तेजा फ्लू है, उसको दुश्मन की सफों में भेज देते थे, उधर जा, नहीं तीनों पीछे से गोली मार देंगे, जना गया। तो करोड़ों आर्मी के जो पर्सनल थे उस बीमारी की वजह से मारे गए। और चूंकि वो एक दूसरे से दूर भागते थे, फिर वो जो थी जंगें वो रुक गई थी। तो 100 साल पहले की तस्वीर अगर आप इंटरनेट से सर्च मारेंगे ना, आपको वही सारा कुछ मिलेगा जो 2020-21 में यहाँ पे हुआ, कि हर बंदे ने मास्क लगाए हुए हैं, हर बंदा दूसरे बंदे से दूर है। ठीक है जी। तो लिहाजा अगर 2020-21 में वैक्सीनेशन हुई होगी, तो उन्होंने दो 1919 वाली जो सारी चूहों पे एक्सपेरिमेंट हुए होंगे उनको उठाया होगा, कि 100 साल पहले हमने जो वैक्सीन बनाई थी वो किस तरह की बनाई थी, वहां से दोबारा काम शुरू। पॉइंट समझ आ रहा है नहीं आ रहा? अर्लियर नॉन एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस ऑफ ड्रग डोजेज एंड रिएक्शंस, कि जीरो से काम क्यों शुरू करना है, हमारे पास 100 साल पहला रिकॉर्ड मौजूद है। तो बात समझ लगी है? उसमें भी फ्लू हुआ था, और कोरोना में भी क्या हुआ था, फ्लू ही हुआ था। सारे स्पेसिमेन आपके नाक से लिए जाते थे। कोरोना का वायरस कहाँ पे डिटेक्ट होता था, गले में या नाक में? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? उन्होंने कहा ये उससे मिलती जुलती बीमारी है, उस बीमारी को समझें और इसका इलाज निकालते हैं। और ठीक है नहीं? तो 100 साल पहले जो आपने कारनामे अंजाम दिए वो क्या था, प्राइमरी डाटा। और 2021 में जब आपने डाटा दोबारा इस्तेमाल किया, तो अब वो आपने जीरो से चूहे नहीं मारे। क्या 1 करोड़ चूहों के ऊपर एक्सपेरिमेंट ऑलरेडी हो चुका था, और ये कामयाबी निकली थी। और वो कैसे किया था, वो सारे तजुर्बे दोबारा नहीं करने। इसी वजह से वैक्सीनेशन जो थी कोरोना की उसकी वैक्सीन को तैयार करते करते 5 साल लगे। ये बात समझ आ रही है सबको? तो ये बात बच्चों आपने अच्छी तरह से याद रखनी है कि प्राइमरी डाटा की एग्जाम्पल क्या और सेकेंडरी डाटा की एग्जाम्पल क्या। अब पेपर में आपको बच्चों सवाल आएगा, उसमें ये लिखा होगा, कंज्यूमर सर्वे रिजल्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा। आज तो आसान है, सामने लिखा है। कि आपको लगता है ये बात आप जनवरी तक याद रख पाएंगे? पेपर आपने कब देने हैं? नवंबर में देने हैं। कौन कौन से, सारे पांचों? या 2 पेपर नवंबर में, 3 जनवरी में? देख रहे हैं? मुझे वीडियो में अपना बयान निकाल करके जमा करा दें, क्योंकि ये मैंने नवंबर में चलाना ही यहाँ है। ये सारी क्लास को दिखाऊंगा कि ये आप क्या कह रहे थे उस वक्त, तो अब क्या हुआ। हाँ जी। अब अभी कौन सा महीना चल रहा है? जुलाई तो खत्म हो गया। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। चलो, चूंकि हम बच्चों मैथ पढ़ रहे हैं, तो जरा मैथमेटिकल बातें करते हैं। आपके कितने पेपर हैं और कितने महीने हैं? 3 महीने हैं। हाँ भाई, 5 पेपर है, 3 महीने हैं। तो एक पेपर के लिए कितने महीने अवेलेबल है आपके पास?
एक पूरा दिन एक पेपर पढ़ेंगे। तो अगर एक पेपर ही सुबह से लेकर शाम तक पढ़ना हो तो कितने दिन अवेलेबल है? सभी से तसल्ली से। एक पेपर के लिए सुबह से लेकर शाम तक अगर आप पढ़ें तो आपके पास कितने दिन है? सोच लो, सोच तसल्ली से, कितने दिन है? सुबह से लेकर शाम तक पढ़े, 18 या 19 दिन में, ऐसे ही है, 18 दिन में। देखो हम तो मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो हर बार मैथमेटिक्स में करेंगे, क्योंकि फलसफियाना बातें आपको समझ नहीं आती। मजा तो आता है फलसफियाना बातों में, समझ नहीं आती। मैथमेटिकल सीधे टक करके लगती है दिल में। इसमें आपके पास कोई दो राय होती नहीं है मैथमेटिक्स में, ये जवाब है तो यही है बस, दूसरे सारे जवाब गलत है। एक पेपर के लिए आपके पास कितने दिन अवेलेबल है? 18 दिन। सिर्फ क्यों में कितने चैप्टर है? तो मुझे बताओ एक चैप्टर को तैयार करने के लिए आपके पास कितने दिन है? आधा दिन। और आपको लगता है नवंबर में पेपर दे रहे हैं, दिसंबर में तो पेपर नहीं होते। समझ आ रही है? तो बच्चों ये सिंपल सी आपको कैलकुलेशन मैंने समझाई है, जैसे आपको समझ आ जाएगी ग्राउंड पे क्या होता है। हवाई बातें तो आप करते रहे, बल्कि अगले महीने 5 पेपर दे रहे, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ इस तरह की है कि एक चैप्टर को तैयार करने के लिए आपके पास एक दिन और कुछ घंटे हैं। ठीक है नहीं? तो जज्बाती नारे नहीं चलाने यहाँ पे, क्योंकि जज्बाती हरकतें आप माशाल्लाह कर चुके हैं मैट्रिक और एफएससी में। अभी तक आप जरा ग्राउंड पे आ गए, नहीं समझ लगे? आप सारे का हर किसी को तो मशवरे देते रहते हैं, इंज कर ला, उंज कर ला, उंज कर ला, और अपनी कैलकुलेशन देखो, कैलकुलेशन ही कोई नहीं तो। ठीक है जी? तो अक्लमंद बंदा वो होता है जिसको पता होता है कि मैंने कौन सा काम कितने टाइम में मुकम्मल कर लेना है। वो अपनी वर्क या पेपर पर हर एक चीज लिख के बैठा होता है कि यार मेरे पास इतनी किताबें हैं, इतने चैप्टर हैं और इतने दिन है मेरे पास, क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? पता चल जाएगा उसको कि ये नहीं कर सकता, फिर वो कहेगा ठीक है जी मैं अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ा देता हूँ। और बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो अनरियलिस्टिक टारगेट रखोगे ना बच्चों, तो नाकामी का मुंह देखना पड़ेगा, और फिर दो नतीजे निकलते हैं। जब बंदा नाकाम होता है तो दो नतीजे निकलते हैं। एक तो बंदा ये सोचता है कि यार मैं कर ही नहीं सकता, सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाता है, और दूसरा नतीजा ये निकलता है कि अब मैं डबल से भी ज्यादा मेहनत करूंगा। बात बोलेंगे, वो जज्बाती हो जाता है, वो फिर दिन में 20-20 घंटे पढ़ता है, और 3 दिन लगातार जब 20-20 घंटे पढ़ता है, चौथे दिन वो मंजी पे पड़ जाता है, बीमार हो जाता है। क्यों? उसने अपनी औकात से ज्यादा अपनी बॉडी को यूज किया। मतलब उसकी बॉडी, उसका दिमाग इस काबिल नहीं था कि 20-20 घंटे वो पढ़ सकता, लेकिन उसने पढ़ा, दिमाग पर जवाब दे गया। ठीक है जी? तो वो टारगेट रखो जो रियलिस्टिक है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? जज्बाती बंदा तो कह सकता कि यार मैं 4 घंटे सो रहा हूँ, बस मेरी नींद काफी है, बस मैंने 20 घंटे पढ़ना है, नमाजें भी सारी कमरे में ही पढ़ूंगा, रोटी खाने भी बाहर नहीं जाना, दोस्त को कहूंगा वो ले आएगा पैक करके, मैंने घर से बाहर निकलना ही नहीं है, पता ही नहीं है बाहर सूरज निकला कि बारिश हो रही है, ऐसे पढ़ना है मैंने। तो 3 दिन पड़ेगा, चौथे दिन हॉस्पिटल। बात हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने बॉडी से, आप अपने दिमाग से वो काम ले रहे हैं जिसके लिए वो बना ही नहीं, तो इतने ज्यादा वर्कलोड वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो वो काम करें जो आप प्रैक्टिकली, ह्यूमनली आप समझते हैं कि अचीवेबल है। तो लगेगी कि नहीं लगेगी? तो आप ऐसे कर लें कि नवंबर में 3 पेपर की बजाय, 5 पेपर की बजाय 2 पेपर दे लें, या 3 पेपर दे लें, लेकिन 2 पेपर जनवरी में दे लें। क्योंकि खुदा ना खासा 5 पेपर दें और पांचों के पांचों रह गए, तो फिर क्या करेंगे? जनवरी में तो फिर भी पेपर देने पड़ेंगे, तो उस वक्त भी जनवरी में पांचों देने पड़ेंगे।
जबकि अकल में वो था जिसने नवंबर में 3 पेपर दिए, तीनों पास कर लिए। अब जनवरी में उसके सर पे कितने पेपर हैं, वो 2 आराम से दे रहा होगा। आप नवंबर में भी 5 दे रहे थे, जनवरी में भी 5 दे रहे थे। समझ आ रही है? तो जज्बाती किस्म की हरकतें यहाँ पे नहीं करनी। ठीक है जी, ये बात अच्छी तरह से याद रखनी। हाँ जी, सिलेबस का कोई मसला नहीं। सिलेबस आप मुझे कहें, मैं महीने में खत्म कर दूंगा। खत्म करना है मैंने, मैंने पेपर थोड़ी देना है। पॉइंट ये आपको समझ आया कि नहीं आया, बात समझिए। मेरे दिमाग में सिर्फ क्यूएम है कि मैंने क्यूएम पढ़ानी है, लेकिन आपके दिमाग में 5 पेपर है, आपने 5 पढ़ने हैं और मैंने 1 पढ़ाना है। मेरा काम आसान है, आपका काम मुश्किल है। सिलेबस खत्म करना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन उसको अच्छी तरह से समझ के पेपर पास करना ये आपका टास्क है। तो इसलिए सिलेबस खत्म करना हमारे लिए मसला नहीं है। हम चाहते हैं कि जब आप पेपर देने जाएं आपको कुछ आता भी हो। नहीं समझ रहे? ये क्यूएम का सिलेबस हम 10 दिनों में खत्म करते थे। ठीक है, तो क्यूएम का सिलेबस मेरे लिए खत्म करना कोई मसला नहीं है। मैं आपके क्लासेस रखूं 3-3 4-4 घंटे की, तो 10 दिनों में सिलेबस खत्म कर सकते हैं। लेकिन पेपर पास नहीं होना इससे। पेपर उसी वक्त पास होगा जब आपको कुछ आता होगा। नहीं समझ रहे? ठीक है, तो ये ना आप सोचे कि सिलेबस कब खत्म होगा। अब ये सोचे कि सिलेबस हमें समझ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ये आपका मसला है। सिलेबस खत्म होना ये आपका मसला नहीं, मेरा मसला, ये मैं मेरी जिम्मेदारी। अच्छा नहीं बच्चों, यहाँ तक सेकेंडरी डेफिनेशन भी क्लियर हो गई, पेपर में सवाल किस तरह से आएगा ये बात भी समझ आ गई। तो बच्चों आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है, इसको इसी तरह से है। इसमें कोई मसला तो कल डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? हाँ जी, होते फ्रेंड्स, आप बता दें कोई मसला। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोग के सवाल वगैरह हैं तो बताएं। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपका कोई सवाल नहीं है? बच्चा आप एग्जाम में आप लिख दो ना, आप टेक्स्ट लिख दो। सबिहा, बेसिकली जो छोटे छोटे पेपर होते हैं ना, जैसे तो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस हो गया, BWCS हो गया, ये छोटे छोटे पेपर हैं, ये आप पहले दे लें। और बाकी जो बड़े पेपर है जैसे QM हो गया और इकोनॉमिक्स हो गया, ये थोड़े से बड़े पेपर हैं, ये आप जनवरी बाद में दे दीजिए। तो भैया ये बात समझ आ गई आपको? हाँ, अब 2 नवंबर में 3 जनवरी में दे दें, या आप 3 नवंबर में 2 जनवरी में दे दें, ये कोई मसला नहीं है। आपने देखना ये कि 2 आपके पेपर जो है वो सिलेबस आपका खत्म हो गया कि नहीं हो गया टाइम पे, और उसकी तैयारी अच्छी होगी कि नहीं होगी। ठीक हो गया? कल का कोई टास्क नहीं है बच्चे, इससे आगे मैंने अभी थ्योरी स्टार्ट करनी है। आपको मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया फिलहाल। ठीक है, मैं होमवर्क दे दूंगा आपको। हाँ जी, मैं जनवरी तक पढ़ाऊंगा। क्यूएम का पेपर तो जनवरी तक चलेगा, क्यूएम का सिलेबस जनवरी तक चलेगा बच्चे। ओके बच्चों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।